नमस्कार। आज की क्लास में हम जनरल साइंस का टॉपिक ताप और ऊष्मा देखेंगे। इस टॉपिक से संबंधित जो एमसीक्यूज हैं विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन एमसीक्यूज को हम व्याख्या सहित हल करेंगे और इन एमसीक्यूज को हमने एनसीईआरटी पर आधारित लिया है। कक्षा 7 से लेकर 10 तक ताप और ऊष्मा से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो आज की क्लास में लिए गए हैं। तो देखिए इस क्लास को आप आराम से। टॉपिक का नाम है ताप और ऊष्मा। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा प्रवाह हमेशा होता है। ऊष्मा प्रवाह हमेशा होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर, दूसरा है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर, तीसरा है दोनों दिशाओं में और चौथा दे रखा है नहीं होता है। तो जब हमने क्लास में पढ़ा था डिटेल से तब आपको बताया था कि ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कब जाती है, जब तापमान में अंतर होता है। तो जैसे देखिए वस्तु ए है, ए का यदि तापमान है 70 डिग्री सेल्सियस और बी का मान लीजिए कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, दोनों के तापमान में अंतर है तो ज़्यादा तापमान से कम तापमान वाली वस्तु की तरफ एक प्रकार की ऊर्जा जाएगी और वही क्या कहलाती है, ऊष्मा। तो ऊष्मा जो है ऊर्जा का प्रवाह जो हमेशा गर्म वस्तु से किधर की ओर होता है, ठंडी वस्तु की तरफ। और ऊष्मा का प्रवाह होने के लिए आपको दो शर्तें बताई थी। एक तो ये जो दो वस्तुएं हैं इनके तापमान में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। दूसरी चीज, ये जो दोनों पदार्थ हैं ये वस्तु हैं, ये ऊष्मा का क्या होनी चाहिए, सुचालक होनी चाहिए। ऊष्मा का सुचालक। ऊष्मा की यदि कुचालक होंगी तो तापमान ऊष्मा का प्रवाह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ऊन के कपड़े सर्दियों में गर्मी प्रदान करते हैं क्योंकि। तो ये जो हमने ऊष्मा के संचरण की विधियां पढ़ी थी, चालन, संवहन और विकिरण, उन पे आधारित क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ऊन के कपड़े सर्दियों में गर्मी प्रदान करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है वे गर्मी उत्पन्न करते हैं, तो कपड़ों में से गर्मी उत्पन्न नहीं होती है। दूसरा दे रखा है वे शरीर से ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, तो शरीर की ऊष्मा को भी अवशोषित नहीं करते, ऐसा नहीं है। तीसरा है ऊष्मा के प्रवाह को रोकते हैं। इसमें ध्यान रखिए, आपको बताया था कि ऊन के रेशे जो हैं ये मोटे होते हैं और इन मोटे धागों में बीच में खाली जगह बच जाती है जिसमें क्या भर जाती है, वायु। और वायु ऊष्मा का क्या है, कुचालक है। और कुचालक होने के कारण शरीर की ऊष्मा जो है बाहर नहीं आती है, तो ये ऊष्मा के प्रवाह को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं हम। इसी में आपको और उदाहरण दिए थे कि सर्दी के दिन में एक शर्ट पहनने से सर्दी लग रही है लेकिन शर्ट की डबल लेयर बना ली जाए, यानी दो शर्ट पहनते हैं तो सर्दी कम क्यों लगती है। तो उसका भी आपको आंसर देना है कि जो डबल लेयर बनती है उसमें बीच में क्या भर जाती है, वायु, जिससे ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो पाता। अगला देखिए, इसमें अगला है ताप मापक यानी थर्मोमीटर में प्रयुक्त द्रव जो है वो कौन सा होता है। तो सामान्यतः जो द्रव प्रयुक्त होता है, सामान्यतः की बात कर रहे हैं, तो थर्मोमीटर में सामान्यतः यूज किया जाता है पारा। पारे को हम इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी और इसका संकेत होता है Hg। क्या कहा जाता है, संकेत है इसका Hg। अगला देखिए, इसमें ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऊष्मा का संचरण की हमने 3 विधियां पढ़ी थी। पहली विधि थी चालन, दूसरी थी संवहन और तीसरी विधि हमने पढ़ी थी विकिरण। चालन विधि जो है इसमें कण अपनी जगह नहीं छोड़ते। उदाहरण दिया था कि पतीले में हम कुछ खाना वगैरह बना रहे हैं और उसमें यदि चम्मच रख रखी है तो आप देखते होगे थोड़ी देर बाद ये चम्मच जो है यहाँ से यहाँ तक गर्म हो जाती है। इसका मतलब कण अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन ऊष्मा जो है एक कण से दूसरे कण में ट्रांसफर होती गई। कण जगह नहीं छोड़े और ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, ये विधि क्या कहलाती है, चालन विधि। ऐसा केस किस में होता है, ठोस में। संवहन विधि बताई थी, संवहन विधि होती है गैस में और द्रव में। गैसीय माध्यम और द्रव माध्यम जो है वो किस विधि से गर्म होते हैं, संवहन विधि से। इसमें भी उदाहरण दिया था कि पतीले में पानी गर्म कर रहे हैं तो पानी के जो कण हैं शुरू में तो शांत होते हैं और जैसे ही पानी गर्म होना शुरू होता है पानी के जो ये कण नीचे हैं गर्म होने के बाद ऊपर आएंगे, क्योंकि गर्म कण हल्के होते हैं, इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। और ये भारी होने के बाद यहाँ से जो ऊपर ठंडे कण हैं पानी के वो नीचे बैठेंगे। तो इस तरीके से सर्कुलेशन चलता है। यहाँ कणों ने अपनी जगह छोड़ दी है, ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए अपनी जगह छोड़ दी है। और कणों की जगह छोड़ना क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। और कण जगह नहीं छोड़ रहे हैं वो विधि कौन सी है, चालन विधि। तो चालन विधि तो चलती है ठोस में। द्रव और गैस जो है इसमें कौन सी विधि चलती है, संवहन विधि। एक विधि और होती है विकिरण। इसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। ये पृथ्वी, चारों ओर वायुमंडल और ये सूर्य, सूर्य से किरणें आ रही हैं। अब यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं है, ना तो ठोस है, ना द्रव है, ना गैसीय माध्यम है। फिर भी यहाँ से ऊष्मा यहाँ तक आ रही है, ये विधि कहलाती है विकिरण विधि। कौन सी विधि है,
विकिरण विधि में किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि से आती है? तो पृथ्वी तक तो किस विधि से आ रही है? विकिरण विधि से। यहाँ आने के बाद आप कि जो वायुमंडल की बात है, ये वायुमंडल किस विधि से गर्म हो रहा है? तो ये क्वेश्चन अलग है, क्योंकि वायुमंडल जो है कभी भी सौर विकिरण जो है उनसे गर्म नहीं होता। पार्थिव विकिरण जो पृथ्वी से टकराई हुई विकिरण वापस निकल रही है उनसे गर्म होता है। और जो गर्म वायु है सतह के पास में, उसके कण ऊपर जाते हैं, ठंडी वायु के कण फिर नीचे आ रहे हैं। जिस तरीके से पतीले में पानी उबल रहा था, सेम उसी तरीके से वायुमंडल गर्म हो रहा है। अब ये विधि जहां पे कण जगह छोड़ रहे हैं वो विधि कौन सी है? संवहन विधि। तो इसी चित्र में आपके दो प्रश्न बन चुके हैं। पहला कि सूर्य से पृथ्वी तक किस विधि से जो है ऊष्मा आई है, वो तो विकिरण, और यहाँ आने के बाद वायुमंडल किस विधि से गर्म हुआ है, तो वो कौन सा है? संवहन विधि। अगला देखिए, इसमें निम्न में से कौन सा एक ऊष्मा का कुचालक है? तो इसमें ऑप्शन देखिए। ऊष्मा के कुचालक वैसे हम पढ़ते हैं, लकड़ी है, रबड़ है, ये सब क्या है? ऊष्मा के कुचालक हैं, प्लास्टिक है। अब यहाँ पहला दे रखा है तांबा। तांबा धातु है, ऊष्मा का सुचालक है। दूसरा दे रखा है आपको लोहा। लोहा भी क्या है? धातु सुचालक। एल्यूमिनियम भी क्या है? धातु सुचालक। तभी आप देखते हैं इन चीजों के बर्तन बनाए जाते हैं। लकड़ी जो है ऊष्मा का क्या है? कुचालक है। लकड़ी के हैंडल जो हैं, जैसे आप तवा देखते हो तो उसका हैंडल किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है, क्योंकि ये ऊष्मा का कुचालक है, तो ये जल्दी गर्म नहीं होता है। अगला देखिए, इसमें शरीर के तापमान को मापने के लिए प्रयुक्त ताप मापक को क्या कहते हैं? तो जो थर्मोमीटर यूज किया जाता है मनुष्य के शरीर के टेम्परेचर को नापने के लिए, उसे मानव ताप मापक या इंग्लिश में नाम होता है उसका क्लिनिकल थर्मोमीटर। इस क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज पूछी जाती है। रेंज आपको ध्यान रखनी है। रेंज का मतलब है कि कहां से कहां तक ये तापमान नाप के देता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे, मनुष्य के शरीर का तापमान नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में आप याद करते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट। अब ध्यान रखना, इस थर्मोमीटर में जो रेंज होगी वो मिलेगी आपको 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 तक। यानी इतना ही मात्रक इसमें, इतने ही नाप पाए जाते हैं 35 से लेके 42 तक, क्योंकि मनुष्य के शरीर का तापमान इतनी ही रेंज में रहता है 35 से लेके 42 तक। तो ये तो आपका डिग्री सेल्सियस में है। और यदि आप फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट में आपका आ जाता है 94 फ़ारेनहाइट से लेके 108 फ़ारेनहाइट तक, क्योंकि यहाँ तक ये वेरी करता है। तो ये थर्मोमीटर क्या कहलाता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर कहलाता है, जो मनुष्य की जो बॉडी है उसका टेम्परेचर नाप के देता है। तो ये रेंज देख ली जाती है। रेंज इसमें बहुत ही कम होती है, 0 से लेके 100 तक नहीं नापता है, ये स्केल इतनी ही होती है। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा आपका? मानव ताप मापक या क्लिनिकल थर्मोमीटर। और ये रेंज भी पूछी जाती है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज कितनी होती है? तो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस में। और फ़ारेनहाइट वाला मात्रक लोगे तो 94 से लेके कितना आ जाएगा? 108 तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, तरल और गैसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो अभी पढ़ा था कि तरल और गैस जो होती हैं, द्रव और गैस, उसमें कण जो है अपनी जगह छोड़ देते हैं। पानी उबल रहा था, गर्म कण जो थे वो ऊपर की ओर आ रहे थे और ठंडे कण जो है वापस नीचे जा रहे हैं। तो ऊष्मा का जो संचरण हो रहा है उसमें कण जगह छोड़ रहे हैं, और जगह छोड़ने वाली विधि क्या कहलाती है? संवहन विधि। संवहन विधि को हम इंग्लिश में कन्वेक्शन जो है कहते हैं। अगला देखिए, बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? यानी माध्यम चाहिए ही नहीं। तो अभी पढ़ा था आपने कि 3 प्रकार के माध्यम है, एक तो है ठोस, द्रव और गैस। इसमें किस विधि से हुआ था? चालन विधि से। द्रव और गैस में किस विधि से? संवहन विधि से। और लास्ट वाला बताया था कोई माध्यम नहीं है, तो कौन सी विधि है? विकिरण विधि। और सबसे फास्ट जो ऊष्मा का संचरण है, एक जगह से दूसरी जगह ऊष्मा जा रही है, सबसे फास्ट किस विधि में होता है? विकिरण विधि में, क्योंकि इसमें माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये ध्यान रखना है, कौन सी है? विकिरण विधि। बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का संचरण, विकिरण विधि। और उदाहरण भी पढ़ा था, सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा आ रही है किस विधि से आ रही है? विकिरण विधि से। उसके बाद अगला देखिए, धातु की चम्मच को गर्म चाय में डालने पर उसका ऊपरी सिरा भी गर्म हो जाता है। यह भी उदाहरण बताया था कि पतीले में खाना पका रहे हो और उसमें यदि आपने धातु की चम्मच रख रखी है तो उसका जो हैंडल है वो भी गर्म हो जाएगा, यदि वो किसी कुचालक का नहीं बना है। तो उसमें आपको बताया था कि उस चम्मच के अंदर हैंडल पूरा गर्म होने का कारण है क्योंकि कण जो है अपनी ऊष्मा अगले कण को ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन कण अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है। ये विधि कौन सी थी? चालन विधि। तो इसमें भी उत्तर आपका कौन सा आएगा? चालन विधि द्वारा ये गर्म हो जाता है।
अगला है, किस रंग की वस्तु सूर्य के प्रकाश को सबसे अधिक अवशोषित करती हैं? तो इसमें ध्यान रखेंगे, काले रंग की वस्तुएं जो हैं, ये हमारे प्रकाश वाले चैप्टर में भी आता है। प्रकाश में यदि आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो सफेद रंग सूर्य से आ रहा है उसमें कुल कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, जिन्हें हम विबग्योर करके याद करते हैं। इन 7 रंग का मिश्रण कैसा होता है? सफेद होता है। अगर कोई वस्तु आपको काली दिखाई दे रही है, वस्तु का काला दिखने का मतलब है ये 7 रंग को क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है, किसी भी रंग को टकराकर वापस नहीं भेज रहा, यानी परावर्तन किसी भी रंग का नहीं होता। तो परावर्तन नहीं होगा, सभी को अवशोषित कर लेगा, तो इस वस्तु का रंग कैसा है? काला। और यदि ये वस्तु 7 रंग आ रहे थे, 7 को वापस भेज दे तो 7 का मिश्रण कैसा होता है? सफेद। तो वस्तु का रंग कैसा दिखाई देगा? सफेद। इसके अलावा और भी कलर दिखाई देते हैं, जैसे मान लीजिए वस्तु का रंग लाल दिख रहा है, तो लाल दिखने का कारण है जो 7 रंग आए थे उस 7 में से 6 तो इस वस्तु ने क्या कर लिया? अवशोषित कर लिए, लेकिन एक रंग है उसका परावर्तन कर दिया। परावर्तन का मतलब होता है टकराकर वापस जाना। और कौन से रंग का परावर्तन किया? लाल का। और ये लाल रंग हमारी आंख में पड़ेगा तो इस वस्तु का रंग कैसा ही दिखाई देगा? लाल। तो ध्यान रखेंगे, इस 7 कलर में से जिस रंग को परावर्तित करती है उसी रंग की वो वस्तु दिखती है। लाल को परावर्तित करेगी तो लाल दिखेगी, हरे को परावर्तित करती है तो हरी दिखती है। लेकिन सभी रंगों को यदि अवशोषित कर ले, सारे रंग अवशोषित हो जाते हैं, कुछ भी परावर्तन नहीं करती है, तो वस्तु का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। सभी रंगों को परावर्तित कर दे एक साथ तो वस्तु का रंग कैसा दिखाई देता है? सफेद। अब यहाँ सभी रंगों को यदि अवशोषित किया है तो इसका तापमान बढ़ेगा, यानी ये वाले जो कलर की वस्तुएं हैं ऊष्मा इसमें बढ़ेगी। तो किस रंग की वस्तुएं सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक अवशोषित करती हैं? तो कौन सी हैं? काली रंग की वस्तुएं। और इसी आधार पे और क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि सर्दियों में गहरे और काले रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। तो आपको बताना है गहरे और काले रंग के कपड़े सभी रंगों को अवशोषित करते हैं, जिससे ये गर्म रहते हैं कपड़े। गर्मियों के अंदर सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। तो उसका कारण बताना है कि सभी रंगों को ये क्या करते हैं? परावर्तित करते हैं, जिससे ये कपड़ा ठंडा रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ऊष्मा का जो है एसआई मात्रक बताइए। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक आपको ध्यान रखना है, एसआई मात्रक कौन सा है? जूल है। ऊष्मा बात कर लीजिए, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। और ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जा सकता है? कार्य में। तो कार्य का, ऊर्जा का और ऊष्मा का, इन सभी का मात्रक आपको क्या मिलेगा? जूल मिलेगा। ये जो कैलोरी मात्रक है ये भी ऊष्मा का है, लेकिन ये कौन सा वाला मात्रक है? सीजीएस मात्रक है। अगला देखिए, इसमें जब कोई वस्तु गर्म होती है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? पहला दे रखा है उसका द्रव्यमान बढ़ता है, दूसरा है घनत्व घटता है, तीसरा रखा है कणों की गति बढ़ती है। ये आपके दैनिक जीवन में प्रयोग जो है उनसे भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। उदाहरण देखिए, इसमें अपन पानी गर्म करते हैं या दूध गर्म करते हैं, जैसे ही उनको गर्म किया जाता है, उनको ऊष्मा दी जाती है, तो उसके कण जो है उनकी गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो कणों की गति बढ़ती है। या फिर एग्जाम में लिखा आ सकता है आपका कि गतिज ऊर्जा जो है बढ़ जाती है। कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? गतिज ऊर्जा। उसके बाद आगे देखिए, इसमें तापीय चालकता से सबसे अधिक, तापीय चालकता जो है सबसे अधिक किसमें होती है, यानी सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो सुचालक, इसमें कुचालक एक तो दिख ही रहा है, लकड़ी क्या है? कुचालक है। इसीलिए खाने बनाने के जो बर्तन है उसमें हैंडल किसका बना देते हैं? लकड़ी का बनाते हैं। दूसरा इसमें आपको ध्यान रखना है, हवा जो है, हवा ऊष्मा का कुचालक है। अभी हमने पढ़ा था कि जो ऊन है, ऊन के कपड़े हैं वो गर्म क्यों होते हैं, तो बताया था रेशों में क्या बढ़ जाती है? हवा बढ़ जाती है। दूसरा इसमें और ध्यान रखना है, हमें सर्दी लगती है तो सर्दी लगते समय शरीर के रोम खड़े हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? इन रोम के बीच में हवा भर जाती है और हवा ऊष्मा का कुचालक होती है, तो हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। शरीर की ऊष्मा बाहर कैसे? मनुष्य के शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, बाहर सर्दी पड़ रही है तो मान लीजिए यहाँ तापमान हो रखा है 6 डिग्री सेल्सियस। तापमान में अंतर है तो इधर से ऊष्मा निकल के किधर जाएगी? बाहर जाएगी। लेकिन बीच में या तो ऊन का जो कपड़ा पहन रखा है आपने उसमें हवा भरेगी, तो वो ऊष्मा का कुचालक है, इधर से इधर की तरफ ऊष्मा को नहीं जाने देगा। या फिर प्राकृतिक रूप से ये एडजस्टमेंट बॉडी में हो रखा है कि ये रोम खड़े हो जाते हैं, तो रोम में भी क्या भर जाती है? बीच में हवा, और हवा ऊष्मा का क्या है? कुचालक है। तो हवा भी कुचालक है, जल भी ऊष्मा का क्या है? कुचालक। बचा कौन सा? तांबा। सबसे अच्छी चालकता किसकी मिलेगी?
तांबे की, क्योंकि तांबा जो है इसमें क्या है, धातु है। तभी आप देखते होंगे कि बर्तन जो है वो तांबे के भी बने होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है, किस विधि से सूर्य की गर्मी पृथ्वी तक पहुंचती है। तो ये अभी पढ़ा था कि सूर्य से पृथ्वी तक आ रही है तो बीच में कोई माध्यम ही नहीं है और बिना माध्यम के कुछ चल के आ रहा है, तो वो कौन सी विधि है, विकिरण विधि। चालन विधि याद रखेंगे ठोस में है, संवहन विधि जो है वो किस में है, द्रव और गैस के अंदर, और बिना माध्यम के जिसको हम कहते हैं निर्वात, या इंग्लिश में इसे कहा जाता है वैक्यूम। तो वैक्यूम जो है उसमें कौन सी विधि है, विकिरण विधि। उसके बाद है, जल को गर्म करते समय नीचे से ऊपर की ओर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है। ये भी हमने चित्र बना के पढ़ा था कि जो कण है इसमें पतीले में नीचे हैं वो गर्म हो जाते हैं और गर्म कण हल्के होते हैं, ऊपर की ओर उठते हैं, और जो ऊपर ठंडे कण है पानी के वो भारी होते हैं, वो नीचे की ओर बैठते हैं। तो इस तरीके से सर्कुलेशन चल रहा है, ये विधि, यहाँ पे कणों ने जगह छोड़ दी है। तो जब ऊष्मा का संचरण इस तरीके से हो कि पदार्थ के कण अपनी जगह छोड़ दें, वो विधि कौन सी कहलाती है, संवहन विधि कहलाती है। संवहन विधि के लिए आपको एक फ्रिज का उदाहरण भी याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रिज में जो है फ्रीजर पेटी का ऊपर क्यों लगी होती है। तो इसमें ध्यान रखना है, फ्रीजर पेटी का ऊपर है यानी तापमान को कम कौन सी रखेगी, फ्रीजर पेटी का, जबकि नीचे वहां जो आपने खाने की कोई भी वस्तु रखी है उस वस्तु का तापमान क्या है, ज्यादा है। अगर यहाँ तापमान ज्यादा होगा तो इससे आसपास की जो वायु है वो गर्म वायु निकलेगी और गर्म वायु हल्की होगी, हल्की वायु ऊपर की ओर जाएगी। जैसे ही वो फ्रीजर पेटिका से टकराएगी, टकराने के बाद ठंडी होगी, ठंडी वायु घनत्व ज्यादा होने से वापस नीचे बैठेगी। तो यहाँ से देखा कि गर्म वायु ऊपर गई, ठंडी वायु नीचे आई, यानी पूरा फ्रिज जो है वो ठंडा हो गया। तो ये किस विधि पे आधारित है, संवहन विधि पे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फ्रिज में फ्रीजर पेटिका का ऊपर होना किस विधि पे आधारित है, संवहन विधि पे। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्मामीटर में पारा पारा जो है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसमें ऑप्शंस देखिए, पहला दे रखा है कि ये रंगहीन होता है, दूसरा दे रखा है ये धातु है, तीसरा दे रखा है कि ताप के प्रति संवेदनशील है। ताप बोल दीजिए ऊष्मा के प्रति, जैसे ही पारे को ऊष्मा दी जाती है, आप देखते होंगे थर्मोमीटर जो है, थर्मोमीटर की नोक जो है उसको जैसे हमारे शरीर से टच किया जाता है तो शरीर की ऊष्मा जब इससे टच होगी तो ये पारा जो है ये फैलता है और पारे का प्रसार होता है और उसको आसानी से आप इसमें रीडिंग कर सकते हैं। थर्मोमीटर में इस तरीके से रीडिंग होती है और पारा फैलता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए कि ताप के प्रति संवेदनशील होता है और आसानी से फैलता है, और एक चीज और ध्यान रखनी है, इसकी रीडिंग आसानी से उसमें ये पढ़ा जा सकता है, इसलिए हम किसको यूज करते हैं, पारे को यूज करते हैं। अगला देखिए, काले कपड़े गर्मियों में क्यों नहीं पहनते, क्योंकि वो अधिक प्रकाश परावर्तित करते हैं। तो अभी बताया कि काले रंग की वस्तु जो है परावर्तन करती नहीं है, जितना प्रकाश आया है उस सारे को क्या कर देती हैं, अवशोषित। जो 7 रंग आ रहे हैं सातों को अवशोषित करती हैं, परावर्तन बिल्कुल भी नहीं करती, इसलिए इसका रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तो सारा अवशोषित कर लिया तो ये कपड़ा गर्म रहता है। अब ये है क्योंकि वो गर्मी अवशोषित करते हैं, क्योंकि वे भारी होते हैं, क्योंकि वो फैशन में नहीं होते हैं। इसमें आपका ऑप्शन ये हो सकता है क्योंकि वे गर्मी अवशोषित करते हैं, या लिखा आएगा प्रकाश, प्रकाश के सभी प्रकार के रंग हैं उसको क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। यहाँ परावर्तन का नहीं लिखना है, सफेद कपड़ा या जो हल्के रंग का कपड़ा है वो परावर्तन ज्यादा करता है, अधिकतर रंग को परावर्तित कर देता है। अगला देखिए, किस प्रकार के पदार्थ को ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है। कुचालक किसे कहेंगे, जो ऊष्मा का संचरण एक जगह से दूसरी जगह नहीं होने दे। जो ऊष्मा को जल्दी संचरित करता है, एक जगह से दूसरी जगह फटाफट पहुंचा दे, वो तो होता है सुचालक। दूसरा है जो ऊष्मा को संचरित नहीं करता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने दे, जैसे हमने पढ़ा था वायु है, लकड़ी है, रबड़ है, कागज है, ये कपड़ा है। तो ये सब जो है ये ऊष्मा के क्या है, कुचालक हैं। अगला देखिए, इसमें 0 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो कितने केल्विन के बराबर होता है। तो ये हमने एक पूरी सारणी बताई थी आपको, और उस सारणी में हमने पढ़ा था कि इधर तो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन, और यहाँ आपने पढ़ा था फ्रीजिंग पॉइंट यानी पानी कितने पे जमता है, बॉइलिंग पॉइंट, और एक पढ़ा था मनुष्य के शरीर का तापमान। जब यहाँ देखा था कि डिग्री सेल्सियस वाला थर्मोमीटर उठाते हो तो कितने डिग्री सेल्सियस पे पानी जमता है, 0 पे, और पानी उबलता कितने पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। फ़ारेनहाइट वाला थर्मोमीटर लिया तो यहाँ ध्यान रखोगे आप, फ़ारेनहाइट में जो है, अच्छा ये केल्विन का दे रखा है आपको, केल्विन वाली बात करेंगे तो केल्विन में आपको
बर्फ कितने पे जमती है? 273 केल्विन पे, और पानी उबलता कितने पे? 373 पे। इस तरीके से हमने सारणी याद की थी, तो बताया था यहाँ फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर 0 डिग्री सेल्सियस आपको केल्विन के बारे में पूछा है तो सीधा कितना आ जाएगा? 273 केल्विन। बाकी इसका फॉर्मूला जो है वो भी याद रख सकते हैं आप, ये पढ़ा था C-, 0/100 बराबर K-273/100। फिर ये दोनों चीजें यहाँ से कट हो गई, C बराबर K-273। तो यहाँ से भी आपका आंसर निकल सकता है। आपको 0 डिग्री सेल्सियस बताना है कितने केल्विन के बराबर है, तो C की जगह 0 लिख दिया, K बराबर -273, K यही रहेगा और ये इस साइड ले आए तो ये आ गया 273, यानी कितना केल्विन हो जाएगा? 273 केल्विन। उसके अलावा आपको डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला भी बताया था, उसको भी याद रखना है। अगला है किस विधि द्वारा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है? वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कौन सी है? विकिरण विधि। इसमें माध्यम की जरूरत नहीं होती। ताप मापक यंत्र यानी थर्मोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो उसमें क्या भरा जाता है? द्रव भरा जाता है, लिक्विड, और लिक्विड का क्या होता है? विस्तार, यानी फैलता है पारा। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि द्रव का वाष्पन या द्रव का विस्तार, यानी द्रव का विस्तार। जैसे ही थर्मोमीटर को हम किसी वस्तु के टच में लाते हैं तो पारा जो है गर्म होके क्या करता है? फैलता है, और फिर उसकी रीडिंग ली जाती है। और बताया था आपको कि पारा ताप या ऊष्मा के प्रति अति संवेदनशील होता है। फिर वही है, ठोस में ऊष्मा किस प्रकार, किस विधि से संचरित होती है? कौन सी है? चालन विधि। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला है मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? आप नॉर्मली कौन सा याद रखते हैं? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस ये कौन से वाले मात्रक पे है? सेल्सियस वाले पे। लेकिन यहाँ पूछा गया है फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में आएगा आपका 98.6। आप कई बार सुनते हैं कि बुखार चढ़ गई 102, 103 या 101। ये बुखार चढ़ना, इसका मतलब उस टाइम बुखार किस में नापी जा रही है? फ़ारेनहाइट में। और वैसे जो 37 याद रखते हो वो क्या चीज है? डिग्री सेल्सियस। तो दो प्रकार के मात्रक हो गए, एक तो डिग्री सेल्सियस और एक कौन सा है? फ़ारेनहाइट। तो डिग्री सेल्सियस में तो मनुष्य के शरीर का तापमान है 37, और फ़ारेनहाइट में कितना है? 98.6। अगला है ऊष्मा का संचरण जो हो रहा है उसमें सबसे तेज विधि कौन सी है? ये भी बताई थी, कौन सी है? विकिरण विधि। क्योंकि विकिरण विधि के अंदर माध्यम की जरूरत नहीं होती, एक जगह से दूसरी जगह ऊष्मा जो है बिना माध्यम के चली जाती है, तो रुकावट कम होगी और इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। अगला है किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ये हमने पढ़ा था, जल का असामान्य ऊष्मीय प्रसार। पहले तो हमने पढ़ा था ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार, सामान्य ऊष्मीय प्रसार क्या होता है? किसी भी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वो फैलता है। फैलने का मतलब उसका आयतन बढ़ता है और घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये हर वस्तु के साथ हो रहा है, लेकिन जल के साथ थोड़ा उल्टा है। जल को बताया था आपको कि 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 तक इसको गर्म करोगे तो कायदे से फैलना चाहिए, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस में जो बर्फ है उसमें तो होते हैं कण दूर दूर, और यहाँ आके कण क्या हो जाते हैं? पास पास। उसके बाद इसको गर्म किया जाएगा 100 तक, तब आप देख रहे हैं फिर यहाँ सामान्य प्रसार दिखाएगा, लेकिन इतनी दूरी तक ये थोड़ा असामान्य व्यवहार दिखाता है। गर्म कर रहे हैं लेकिन फैल नहीं रहा, क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है। सिकुड़ रहा है तो कण पास पास आएंगे, और कण यदि पास पास आए तो घनत्व सबसे ज्यादा मिलेगा। घनत्व ज्यादा यानी ये 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी बाकी और तापमान वाले पानी से क्या रहेगा? भारी रहेगा, और ये नीचे की ओर बैठे रहेगा। अब इसमें क्वेश्चंस कई प्रकार के बनते हैं, तो पहले तो इसका आंसर देख लीजिए, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम रहता है? तो कौन सा है? 4 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ ठोस अवस्था में है, ठोस में होने के बावजूद इसके कण क्या होते हैं? दूर दूर, और इसका घनत्व कम होता है। इसीलिए आप देखते होगे बर्फ जो है वो पानी के ऊपर तैरती है, हल्की होती है, ठोस होने के बावजूद तैर रही है, तो उसका कारण बताना, इसका घनत्व जो है वो क्या होता है? कम होता है। अगली चीज इसमें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन और भी बनते हैं कि ठंडे प्रदेशों में सर्दियों में तालाब जो है, तालाब में बर्फ जम जाती है, और बर्फ जमने के बावजूद उसमें मछलियां जीवित रहती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान रखना है, बर्फ जो जम रही है, बर्फ तो ऊपर की ओर, और नीचे जो पानी है बिल्कुल लास्ट लेयर में, वहां आपको कितने डिग्री सेल्सियस वाला मिल जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस वाला। और इस 4 डिग्री सेल्सियस पानी में मछलियां आसानी से जीवित रह सकती हैं, यानी वो बर्फ सिर्फ ऊपर है, पूरा तालाब एक साथ नहीं जमता है। तो क्वेश्चन आए कि तालाब में बर्फ जमने के बावजूद मछलियां जीवित क्यों रहती हैं? आंसर क्या क्या आ सकते हैं?
4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा घनत्व होता है। यह लिखा जाएगा जल का असामान्य ऊष्मीय प्रसार। और एक चीज आपने यहाँ से देखी कि जब बर्फ बन रही है तो क्या हो रही है, फैल रही है, जगह ज्यादा घेर रही है। तो उस पर आधारित आपके 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि सर्दी की रात में पाइप में यदि पानी भरा रह जाता है तो सुबह वो पाइप हमें फटा हुआ मिलता है। उसका कारण है पानी जब जमेगा, बर्फ बनेगी तो फैलेगा, और फैलने पे जगह ज्यादा घेरता है तो पाइप फट जाता है। एक और इसमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो है वो थोड़ी खाली क्यों छोड़ी जाती है। तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो है यदि हम गलती से उसको फ्रीजर में रख दें तो उसका पानी जब बर्फ में जमेगा तो उसको फैलने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए। और यदि पूरी भरी हुई होंगी तो फैलने से बोतल क्या हो सकती है, फट सकती है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पहले से ही जो है जगह छोड़ी जाती है। उसके बाद आगे देखिए इसमें, तो ये क्वेश्चन आपके हो गए। एक और क्वेश्चन पूछा गया है इस तरीके से लेयर का कि पानी की 3 लेयर हैं तालाब के अंदर ए बी सी करके। एक का तापमान है 6 डिग्री सेल्सियस, एक का आपका 0 डिग्री सेल्सियस और एक का है 4 डिग्री सेल्सियस। इनको क्रम में जमाइए कि सबसे ऊपर कौन सी होगी फिर कौन सी। तो इसमें ध्यान रखना है सबसे हल्की आपको कौन सी, 0 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ यानी बी मिलेगी। सबसे भारी सी, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी सबसे भारी होता है नीचे की ओर। फिर बची कौन सी, ए, तो बी ए सी, इस क्रम में पानी की ये जो लेयर हैं वो मिलेंगी। तो इस पे आधारित इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तापमान का पैमाना नहीं है। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था, उसमें तापमान और क्या चीज पढ़ ली थी, ऊष्मा। तो ऊष्मा के मात्रक अलग पढ़े थे और तापमान के मात्रक अलग। तापमान के 4 मात्रक पढ़े थे, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। यहाँ देखिए फ़ारेनहाइट जो है इसका मात्रक है, सेल्सियस है और केल्विन है। और केल्विन के बारे में ध्यान रखना है आपको, कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक है। ये अंतर्राष्ट्रीय मात्रक कौन सा है, केल्विन। इस क्वेश्चन में बहुत बार गड़बड़ हो जाती है क्योंकि हम तापमान अधिकतर क्या ध्यान में रखते हैं, डिग्री सेल्सियस ध्यान में रखते हैं। तो डिग्री सेल्सियस नहीं है, एसआई मात्रक आपको कौन सा याद रखना है, केल्विन। तो फ़ारेनहाइट हो गया, सेल्सियस हो गया, केल्विन हो गया। ये डिग्री इनके आगे लगी होती है, ये स्वतंत्र कोई मात्रक नहीं है। डिग्री इनमें लगाते हैं तो डिग्री इसका खुद का मात्रक नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पूरा जब बोला जाता है तो 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसका जो मात्रक है वो है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट और तीसरा है केल्विन। अगला देखिए, गैसों में ऊष्मा का संचार किस विधि से होता है। तो आपने देखा था ये पृथ्वी, वायुमंडल किस विधि से गर्म हो रहा था, वायुमंडल हो रहा था संवहन विधि से गर्म, जहां पे कण जगह छोड़ रहे थे। तो जो द्रव में होता है पानी गर्म होता है, उसी विधि से कौन गर्म होता है, गैसें गर्म होती हैं। तो ये आपके ताप और ऊष्मा से संबंधित जो एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अगली क्लास में हम जनरल साइंस के दूसरे टॉपिक्स लेंगे और क्लास की थ्योरी के बाद उनके एमसीक्यूज जो हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।